Welcome, friends, once again. Interesting session by Extra Value Card. I am your speaker, CA Chetan Oswal. The topic for today's discussion is financial and tax literacy, and that is especially meant for the budding entrepreneurs, the startups. So you must have heard, or you must have attended, or you must have listened lot of sessions on startups. The topics for the startups discussion are altogether different, but today's topic is specially meant from tax and financial perspective. So why we are undertaking, or why we are taking this session? Startups is now a buzzword in India. So everyone want to be Atmanirbhar nowadays, and entrepreneurship and the startups are boon in India. So everyone want to start their own business, whether they are college going students, they want to start their business, whether they are the teachers, professors, everyone want to start their own business. It is either a side business or extra income. They want to come out of the rat race. They want to become their own boss, and with this they start their own business. But what happens, they get lot of guidance, on how to make a product, how to get an idea and start a startup. But when it comes to taxation, when it comes to business, banking, finance, and when it comes to legal compliances, they get lot of questions. They don't get answers and guidance for this. And hence today's session, the session is especially meant for such people who are budding entrepreneurs, but they are not from their commerce background, or it may happen that no one from their family is from a business background, so must be in a service, or they were not a businessman. And then they start facing trouble कि भाई मुझे ये बिजनेस तो करना है, अब मैं स्टार्टअप तो चालू कर रहा हूँ, पर मुझे गाइड कौन करेगा? तो आज का सेशन जो है वो स्पेशली ऐसे लोगों के लिए है। तो चलिए देखते हैं कि आज के सेशन में हम क्या क्या जानने जा रहे हैं। लीगल फॉर्म, आप कौन कौन से फॉर्म में बिजनेस कर सकते हो, और कौन सा फॉर्म आपने चूज करना चाहिए, कौन से लाइसेंसेस, कौन से रजिस्ट्रेशन है जो आपके लिए मैंडेटरी है बिजनेस चालू करने के लिए, एंड टू रन द बिजनेस इन इंडिया। देन बैंकिंग के कौन से फॉर्मेट्स हैं, कौन से टाइप्स के अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, फाइनेंस कहाँ से मिल सकता है, कौन से फाइनेंस के ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है, देन कौन से रिकॉर्ड्स आपको रखने हैं, आपको कैसे अकाउंटिंग करना है, बेसिक्स हम जानने जा रहे हैं। एंड देन लॉट ऑफ कंप्लायंसेस। सी नाउ कंप्लायंसेस आर पार्ट ऑफ बिजनेस, आपको ये करने ही है। तो व्हाट ऑल कंप्लायंसेस यू नीड टू डू, एंड देन फ्यू टैक्स मंत्रास from our experience, what you have earned from guiding the startups for several years, for last 15 years, where we have been guiding the startups and entrepreneurs in their इंटरेस्टिंग जर्नी। तो ये आज हम सब जानने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सेशन जो है आप देख लीजिए कि 5 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट है लीगल फॉर्म्स। आपको सबसे पहले जब कोई आइडिया आती है या कोई आप प्रोडक्ट फाइनल करते हो कि ये प्रोडक्ट मेरे स्टार्टअप में मैं चालू करने जा रहा हूँ और ये सर्विस में देने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि मैं बिजनेस तो कर रहा हूँ, पर मैं बिजनेस कौन से फॉर्मेट में करूँ। मतलब मुझे ऑप्शन दिया जाता है कि भाई तुम सोल प्रोप्राइटरशिप कर दो, या पार्टनरशिप करो, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करो। तो ये कौन से फॉर्म्स है, इनके बेसिक फीचर क्या है, ये हम जानने जा रहे हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप जैसा नाम बोलता है वैसे ही सोलो, एकला चालो रे, मतलब आपको आपको अकेले बिजनेस करना है। तो सबसे सिंपल फॉर्मेट है, सबसे फ्लेक्सिबल फॉर्मेट है। यू आर योर ओन बॉस, डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट कर सकते हो, किसी को आपको पूछने की ज़रूरत नहीं, और फॉर्म भी जल्दी से हो जाता है, कम खर्चे में हो जाता है, और बाकी का कोई उसमें कंप्लायंसेस और फाइलिंग्स के इशू नहीं रहते। तो सबसे सिंपल जो फॉर्म है, जो अकेले बंदे को करना है, तो ही कैन गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। जब एक के दो होते हैं तो पार्टनरशिप बनती है। जैसे आपके आइडिया में, आपके स्टार्टअप में आपके साथ कोई को फाउंडर है या को फाउंडर्स है, तो आप सब मिलके पार्टनरशिप फर्म बना सकते हो। तो इंडिया में पार्टनरशिप फर्म बहुत फास्ट बनती है, हर एक स्टेट में वो राइट्स दिए गए हैं, और कम खर्चे में होता है, इजी टू मैनेज होता है। पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि पार्टनरशिप तो आप बन जाएगी, बट वो रजिस्टर करना आप भूलिएगा मत।
क्योंकि रजिस्ट्रेशन आप नहीं करते हो तो बाकी फ्यूचर में बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर जरूर करिएगा। पार्टनरशिप फर्म में और सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में दोनों केसेस में एक सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक है कि इसमें आपकी लाइबिलिटी जो है बिजनेस की वो अनलिमिटेड हो जाती है। सपोज आपका बिजनेस लॉस में आता है या सपोज उसमें कुछ फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, तो उस केसेस में पार्टनर्स और प्रोप्राइटर के पर्सनल एसेट भी उसको लायबल किए जा सकते हैं, तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहता है। तो वो आपको ध्यान में रखना है। सोल प्रोप्राइटरशिप का अपडेटेड वर्जन है वन पर्सन कंपनी, दैट इज ओपीसी। ये भी कंपनी लॉ के पोर्टल पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। इट इज अ बेटर वर्जन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इट इज ऑर्गेनाइज वर्जन। इसमें आप आपका नॉमिनी भी अपॉइंट कर सकते हो। ओपीसी में जो सोल प्रोप्राइटरशिप के जो डिसएडवांटेजेस है, जैसे बैंकर के पास से फाइनेंस मिलना जनरली सोल प्रोप्राइटर को डिफिकल्ट हो सकता है, तो ओपीसी में वो कवर हो जाता है। पार्टनरशिप फर्म का अपडेटेड वर्जन है एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये कंपनी और पार्टनरशिप फर्म का मिक्सचर है। वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो एलएलपी बनाने से ये लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय यू। तो समझो आप 3-4 को फाउंडर साथ में आ रहे हो और बिजनेस चालू कर रहे हो जो आपके रिलेटिव नहीं है, तो इन दैट केस आप एलएलपी का ऑप्शन चूज कर सकते हो, क्योंकि एलएलपी एज कम्पेयर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कंप्लायंसेस काफ़ी कम रहते हैं। तो एलएलपी इज अ बेटर फॉर्म। और सबसे बढ़िया फॉर्म है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्यों? क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप जब फॉर्म करते हो तो एक सेपरेट पर्सन एग्जिस्टेंस में आ जाता है, हु इज डिफरेंट देन द फाउंडर्स, हु आर डिफरेंट देन द ओनर्स। तो ये जो कंपनी रहती है इसमें लाइबिलिटी जो रहती है अगेन लिमिटेड रहती है टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड। कंप्लायंसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। आप सब चीज़ों को कंपेयर करोगे, प्रोप्राइटर को, पार्टनरशिप को या एलएलपी को, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कंप्लायंसेस सबसे ज़्यादा है। बट आज के तारीख में कंपनी फॉर्म करना, कंपनी ऑपरेट करना, कंपनी रन करना बहुत ही ईजी है। समझो आप फ्यूचरिस्टिक हो, आपको आपका बिजनेस बढ़ाना है और उसे बड़ा करना है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज द बेस्ट ऑप्शन। बट एक छोटे स्केल पे चालू करते हैं तो आप देख सकते हो कि आप प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म में भी काम चालू कर सकते हो, और इन फ्यूचर में जाके ये दोनों फर्म्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो। आजकल एक नया फॉर्म लोग प्रेफर करते हैं। इफ द एक्टिविटीज आर related to service to the community, then you can go for the trust or also foundation। बट अभी इन सब लोगों में से ऑप्शन चूज करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज रहते हैं। जैसे कोई चीज, कोई एंटिटी जो है वो कम खर्चे में चालू हो जाती है या फास्ट हो जाती है, एक दिन में पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप फर्म आप चालू कर सकते हो। तो ये जो क्राइटेरिया है ये सबसे बेसिक है। आगे के जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो जो भी फॉर्म आप सिलेक्ट करो वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कंप्लायंसेस इजी होने चाहिए। उसमें लाइबिलिटी आप देख लो, जैसे मैंने बताया कि पहले दोनों ऑप्शन में लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। देखिए फाइनेंस बहुत ज़रूरी है आपके स्टार्टअप के लिए। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आपको हमेशा फाइनेंस की ज़रूरत रहेगी। सो इन दैट केस प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को फाइनेंस मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। बट इफ़ यू आर हैविंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो आपको फाइनेंस बहुत इजीली मिल जाता है, बहुत जल्दी मिल जाता है। बैंकर्स ऑलवेज प्रेफर एलएलपीज एंड कंपनीज टू प्रोवाइड देयर फाइनेंस। टैक्स एफिशिएंसी बहुत मैटर करता है। 100 रुपीज़ आप अर्न कर रहे हो और गवर्नमेंट को 35 रुपीज़ देने की नौबत आ जाए तो बहुत पिंच करता है। तो आप देख लीजिए कि आपके लिए सबसे इफेक्टिव मॉडल कौन सा है। देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आज की तारीख में सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है। समझो आपका इनकम बहुत हायर साइड पे है। कंपनीज आर हैविंग टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ 17 to 25% ओनली, और वही प्रोप्राइटरशिप में जाते हो और आपका इनकम 10 लाख से ज़्यादा जाता है तो आपको 30% का टैक्स आता है। तो उसमें काफ़ी कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं, काफ़ी कुछ कैलकुलेशंस रहते हैं। तो आप देखिए कि सबसे इफेक्टिव मॉडल कौन सा है और सबसे ज़्यादा टैक्स की बचत किस में होती है, एंड ऑन दैट बेसिस यू हैव टू सिलेक्ट योर फॉर्म। स्केलेबिलिटी,
देखिए, आपको जब बिज़नेस बड़ा करना है, तो वो टाइम पे जो आपका फॉर्म ऑफ बिज़नेस है, वो बहुत मैटर करता है। बाद में जब फंडिंग आता है फ्रॉम क्राउड और मे बी एंजल इन्वेस्टर्स और मे बी वीसीज़, तो वो टाइम पे कंपनी फॉर्मेट जो रहता है, वो स्केल होने में बहुत आपको हेल्प करता है। तो ये सभी क्राइटेरियाज़ आप ध्यान में रखिए। सो व्हाट इज़ अ कंक्लूजन? सो वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो कंक्लूजन क्या है? तो आपको वाइज चॉइस करना है। जो हमने ये क्राइटेरियाज आपको बताए हैं, ये क्राइटेरियाज देयर इज नो वन साइज फिट ऑल। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही सबसे सबके लिए अच्छा है ऐसा नहीं है। जो हमने क्राइटेरियाज बताए हैं, आप कौन से फॉर्म में बिजनेस कर रहे हो, आप कौन से स्केल पे बिजनेस कर रहे हो, ये सब डिसाइड करिए और उसके बाद देखिए कि सबसे अच्छा फॉर्म आपके लिए कौन सा है और वो ही आप सिलेक्ट करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप टुवर्ड स्टार्टिंग योर बिजनेस है। तो ये स्टेप आप सही करते हो तो बाकी के आपके सब डिसीजंस जो है वो सही होते जाएंगे। तो सोचिए समझिए और उसके बाद आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस चॉइस करिए। नाउ कमिंग टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, आपने फॉर्म डिसाइड कर लिया कि भाई मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ही बिजनेस करने वाला हूँ। तो अभी आपको कौन से लाइसेंसेस जो है वो लगने वाले हैं बिजनेस चालू करने के लिए। जैसे गाड़ी रास्ते पे चलने के लिए एक लाइसेंस लगता है, वैसे ही इंडिया में बिजनेस करने के लिए लाइसेंसेस लगते हैं। बहुत सारे एंटिटीज रहते हैं जो लाइसेंसेस रिक्वायर करते हैं। जैसे आपके लोकल कॉरपोरेशन है, आपका स्टेट गवर्नमेंट है एंड देन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये तीनों लोगों के कौन से लाइसेंसेस है और वो जरूरी है अपने को बिजनेस करने के लिए, वो हम देखते हैं। चलिए, सो पैन नंबर, तो आप समझो प्रोपराइटर हो, तो पैन जो आपका इंडिविजुअल नाम का है वही पैन आपके प्रोपराइटरशिप फर्म को चल जाता है। आपको कंपल्सरीली दूसरा पैन नहीं लेना है। इट इज नॉट अलाउड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट फॉर अ पर्सन टू हैव टू पैन नंबर। सो वो समझ लीजिए, प्रोपराइटरशिप के लिए पैन और टैन सेम रहता है जो आपका इंडिविजुअल का है। बट आप कोई भी अदर फॉर्म में काम करते हो, जैसे पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है या कंपनी है, ट्रस्ट है, तो आपको एक अलग से पैन का एप्लीकेशन करना है। ये सिंपल प्रोसेस है, आप ऑनलाइन जाके कर सकते हो। और समझो आप कंपनी फॉर्म कर रहे हो, तो कंपनी के नंबर के साथ ही आपका पैन और टैन नंबर साथ में आ जाता है। आप जो म्यूनिसिपल एरिया में काम कर रहे हो, वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी आपको एक लाइसेंस मांग सकता है। वो आप नहीं लेते हो तो आपका शॉप क्लोज भी कर सकता है। तो वो आपको ध्यान में लेना है। आप 10 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉय कर रहे हो, तो महाराष्ट्र में और अदर स्टेट में शॉप एक्ट के प्रोविजन है, आपको शॉप एक्ट लाइसेंस भी लेना पड़ता है। पर 10 से कम लोग रहे तो आपको शॉप एक्ट नंबर सिर्फ इंटीमेट करना है। और बहुत लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, भाई मेरा जो घर है वही ऑफिस है। इवन इन दैट केस यू शुड हैव पैन नंबर, यू शुड हैव शॉप एक्ट लाइसेंसेस एंड यू शुड हैव म्यूनिसिपल लाइसेंसेस। प्रोफेशन टैक्स, महाराष्ट्र स्टेट की बात करें तो यस, आपको खुद का प्रोफेशन टैक्स लेना पड़ता है। समझो आपका टर्नओवर पर्टिकुलर लिमिट के आगे जाता है। और जीएसटीएन नंबर, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आता है स्टार्टअप का कि सर हम जीएसटीएन नंबर ले कि नहीं। तो देखिए, एक क्राइटेरिया है जीएसटी एक्ट के नीचे। समझो आप गुड्स में डील करते हो, वस्तु में डील करते हो और आपका टर्नओवर 40 लाख के आगे जाता है। टर्नओवर ऑफ द पर्टिकुलर पैन नंबर 40 लाख के आगे जाता है तो ही आपको जीएसटीएन नंबर निकालना है। आपको अदरवाइज जीएसटीएन नंबर नहीं निकालना है। तो आप देख लीजिए कि आप कौन से सिचुएशन में है। काफ़ी लोग ऐसे बिजनेस में रहते हैं कि आप जिसको माल बेचते हो वो बोलता है कि भाई आप जीएसटी लगा के देंगे तो ही हम लेंगे। तो आप देख लीजिए आप कौन से बिजनेस में हैं, कौन से सर्विसेज में हैं। वो हिसाब से आप डिसीजन लीजिए कि आप जीएसटीएन नंबर लेना है कि नहीं। और दो केसेस है कि जहां पे आपको जीएसटीएन मैंडेटरी है। आपका टर्नओवर 20 लाख रहा तो भी नंबर लेना पड़ता है। कब? सपोज आप आउट ऑफ स्टेट में बेच रहे हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में ले रहे हैं और बेच रहे हैं गुजरात में, तो भी आपको ये नंबर लेना जरूरी है। आप रुपए का भी सेल करते हो तो भी जीएसटीएन नंबर लेना पड़ता है। और आप ऑनलाइन माल बेचने जा रहे हो, आप अमेजोन पे सेलर करके जा रहे हो, तो भी आपको फ्रॉम अ सिंगल रुपी जीएसटीएन नंबर लेना पड़ता है।
और आप खुद एक ऑनलाइन पोर्टल बना रहे हो जहाँ पे ऑनलाइन सेलिंग होने वाला है, तो भी आपको जीएसटीएन नंबर लेना जरूरी है। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। और उद्यम रजिस्ट्रेशन आपने सुना रहेगा कि एमएसएमई इज अगेन नाउ अ बज़वर्ड, जो पहले लोगों को मालूम नहीं था कि लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, इन लोगों को उद्यम रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो आप गुड्स में हो और आप सर्विसेज में हो स्पेसिफाइड में, तो आप उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। ये भी बहुत सिंपल प्रोसेस है। जो भी हमने डिस्कस किए हैं ये सब प्रोसेसेस आप ऑनलाइन जाके कर सकते हो। बट आई विल एडवाइज कि आप कोई भी अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस लीजिए। और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो गया है आजकल ये सब रजिस्ट्रेशन निकालने, क्योंकि छोटे छोटे मिस्टेक्स जो रहते हैं जब हम यूआईडी करते हैं, खुद का खुद करने जाते हैं, तो छोटे मोटे मिस्टेक्स हो जाते हैं और वो बाद में हमें बहुत भारी पड़ सकते हैं। तो ये सब रजिस्ट्रेशन के लिए आप किसी भी अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प लीजिए। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन भी आप ऑनलाइन कर सकते हो, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है। गवर्नमेंट कुछ भी फीस चार्ज नहीं करता है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, आप समझो एक ब्रांड लेके जा रहे हैं मार्केट में जो बहुत ही आगे जाके वैल्यूएबल होने वाला है, और देर आर चांसेस कि वो ब्रांड कोई भी कॉपी कर सकता है, तो आप ट्रेडमार्क जरूर रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। गत कई कई वर्षों में यू मस्ट हैव सीन कि ट्रेडमार्क इज नाउ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आर नाउ वैल्यूड वेरी हाईली इन इंडिया। अर्लियर इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं था, बट नाउ डेज ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स आर again happening in India. They have been taken very seriously. आप आपके ब्रांड को बड़ा देखना चाहते हो और इन फ्यूचर आपको चाहिए कि ये कोई कॉपी ना करे, तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जरूर लीजिएगा। इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी बट इट इज़ एडवाइजरी टू टेक इट। नाउ डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से बिजनेस में हो, समझो आप कुछ फूड प्रोडक्ट का ट्रेडिंग करने वाले हो या मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हो, कुछ यूनिक लेके आ रहे हो, या कुछ आप कॉफ़ी शॉप चालू करने वाले हो, तो एफएसएसआई लाइसेंस भी लगता है। कुछ मेडिकल का स्टोर खोलने वाले हो या कुछ ऐसे ऑनलाइन पोर्टल्स करने वाले हो, तो एफडीए लाइसेंसेस लगते हैं। देन अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, इफ योर एम्प्लॉयज आर मोर देन 20, देन आपको प्रोविडेंट फंड और ईएसआईसी भी नंबर लेना पड़ता है। पीटीआरसी मतलब आप समझो एम्प्लॉय कर रहे हो, आपके यहाँ पे कोई कामगार है या कोई वर्कर्स है, और उनका पेमेंट जो है वो कुछ अमाउंट के आगे जाता है, तो पीटी भी भरना पड़ता है, तो पीटीआरसी नंबर भी लेना पड़ता है। प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आप कोई फैक्ट्री बना रहे हो तो आपको फैक्ट्री लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल के लाइसेंस लेने पड़ते हैं पीसीबी, और एमएससीबी के लाइसेंसेस लगते हैं, बॉयलर लाइसेंस, फायर लाइसेंस, लिफ्ट लाइसेंस। देयर आर लॉट ऑफ लाइसेंसेस you have to take to undertake this manufacturing activity in India. Then again, if you are having a restaurant chain or coffee shop chains, then you should have the music licenses also. And there are a lot of other licenses. These are the basic licenses which we are talking about. And these are all mandatory licenses, except जहाँ पे हमने बोला है कि ये voluntary है। देखिए, आप लोकल बिजनेसेस का लाइसेंस देख लिए, पर आपको समझो आउट ऑफ इंडिया में जाना है और इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर करना, यू वांट टू एक्सप्लोर द इंटरनेशनल मार्केट एंड यू वांट टू सेल योर कमोडिटीज आउट ऑफ इंडिया, देन यू मस्ट हैव आईईसी, दैट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ऑल्सो यू शुड हैव रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ये आरसीएमसी जो है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से मिलता है, वो भी आपको लेना पड़ता है। LEI, दैट इज लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, ये कोड रहता है, ये भी आपको लेना पड़ सकता है। और आइस गेट साइट पे आपको खुद को रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें, सपोज यू आर गोइंग फॉर अ एक्सपोर्ट मार्केट, तो आपको लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप DIPP के पास आपका स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन भी करवा लें। आप समझो वो क्राइटेरिया में बैठते हैं, तो DIPP आपको स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन भी दे देता है। So these are what all licenses all about. Now we are moving to our third part. हमने देख लिया कि हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बिजनेस चालू करना है, हमने देख लिया कि हमें जो जो लाइसेंसेस लगने वाले थे वो हमने सब ले लिए हैं, अभी हम पूरा बिजनेस चालू करने के लिए रेडी हो गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि मुझे क्या क्या रिकॉर्ड्स रखने हैं, मुझे अकाउंटिंग भी करना है तो वो कैसे करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, तो ये सब जानकारी हम अपने थर्ड पार्ट में देखने वाले हैं। रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट राइटिंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है।
कोई भी बिजनेस में जब तक आप रिकॉर्ड्स नहीं रखते हो, रिकॉर्ड्स ऑफ रिसीट्स, रिकॉर्ड ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, आप समझ ही नहीं पाओगे कि वेदर यू आर अर्निंग और वेदर यू आर लूजिंग, वेदर यू आर गेटिंग सम मनी, वेदर योर कैश फ्लोज आर पॉजिटिव और यू आर बर्निंग योर कैश इन योर बिजनेस। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ऑल रिलेवेंट रिकॉर्ड्स रखने हैं। सी अकाउंट वर्ड जो है वो जो आया है, इट हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड अकाउंटेबिलिटी। जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे अकाउंटेबिलिटी आती है। तो आप जब स्टार्टअप चालू करते हो तो ये आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अकाउंटेबल है आपके इन्वेस्टर्स के लिए या खुद के लिए कि मुझे इस बिजनेस से प्रॉफिट लाना है। तो अकाउंट राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर मत करिए, भले आप मत देखिए बट अच्छे से आप कोई अकाउंटेंट रख लो और देख लो कि वट एवर इज मैंडेटरी एंड वट एवर इज गुड फॉर योर बिजनेस, वो आप आपके अकाउंट्स में रख रहे हो। In future when you will go for fundraising from investors, that time you will understand how important it is to have a right format of business, how important it is to keep perfect accounts, how important it is to keep all accurate records of your in and out and stock records। तो ये बहुत ही important part हो जाता है जब आप आगे बढ़ते हो for fundraising। तो चलिए देखते हैं कि कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट लगते हैं। आपने बिजनेस चालू करने की ठान ली है, आपने बाकी की सब तैयारी कर ली है, तो आप पहले टैक्स इनवॉइस के फॉर्मेट रेडी कर लो। आप उसको प्रिंट करवा लो। आजकल क्लाउड अकाउंटिंग का अकाउंटिंग की चलती है, तो मेनी ऑफ द टाइम्स द इनवॉइसेस आर ई प्रिंटेड और द पीडीएफ वर्जन आर ऑटोमेटिकली सेंट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। इफ इट इज़ नॉट देयर तो आप टैक्स इनवॉइस बनवा लीजिए अच्छे से, वो प्रिंट करवा लीजिए ट्रिप्लिकेट में। आप जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप जो मार्केट में मिलते हैं वो वाउचर यूज करने से अच्छा है कि आपके खुद के बिल ऑफ सप्लाई, ये वर्ड जो है आप मार्क कर लीजिए, ये बिल ऑफ सप्लाई आप बना लीजिए। आपके सब रिसीट, आपके सब पेमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए रिसीट और पेमेंट वाउचर भी आप जरूर इशू करिए। यू शुड कीप ऑल द रेगुलर फाइल्स। ये मैंडेटरी नहीं है, मैं जो आपको बता रहा हूँ इसमें से सिर्फ टैक्स इनवॉइस जो है और रिसीट पेमेंट वाउचर जो है वो जीएसटी रजिस्टर्ड एंटिटीज के लिए मैंडेटरी है। बाकी सब अपना खुद का अकाउंटिंग अच्छा करने के लिए दीज वाउचर्स आर सजेस्टेड। देन वॉट एवर यू परचेज यू कीप अ सेपरेट files for that, so that in future you get all the invoices, all the vouchers easily. Then whenever you do the accounting, the registers, the cash books, the bank books are automatically generated, but we always suggest to startups कि आप जब भी आप आपका बिजनेस करते हो तो आपका सेल रजिस्टर और कैश बुक आप आपके मैन्युअली रखना चालू करिए, बिकॉज इसमें आपको समझता है कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, आप क्या क्या खर्चा कर रहे हैं, और आप एक भी खर्चा जो है उसमें से मिस आउट नहीं होता है। तो जब आप हाथ से लिखते हो तो आपको उसका इम्पोर्टेंस भी समझता है कि यू आर स्पेंडिंग कैश वेयर। सो वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल बिजनेस, द स्टार्टअप्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल। तो दीज थिंग्स, दीज हैबिट्स go a long way in make your enterprise profitable when you grow exponentially. So these are the basic document. Now we'll see what are the mandatory records under various acts. So some records are mandatory under Income Tax Act, some are mandatory under GST Act. So let's see what all are the records. So Income Tax Act section 40 जो है, इनकम टैक्स एक्ट जो है, विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ सेक्शंस, बट जो एक्ट है वो बोलता है कि प्रोफेशनल्स को अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मैंडेटरीली रखने हैं। सभी को नहीं रखने हैं, सिर्फ प्रोफेशनल्स को मैंडेटरी रखने हैं। कोई भी इनकम रहे वो आपको रखने ही है। बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेसमैन, तो प्रोफेशनल्स में कौन कौन आते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, कंपनी सेक्रेटरीज है, लॉयर्स है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, आर्किटेक्ट्स है। तो इन लोगों को अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कौन से यहाँ पे जो है, लेजर्स, डे बुक, कैश बुक, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ये जो भी जनरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहते हैं वो मैंडेटरीली रखने हैं। बट आप बिजनेस में हो तो आपको कब रखना है? जब आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो और आपका टर्नओवर 25 लाख के आगे है तो ही रखने हैं, और आपका इनकम 2.5 लाख के आगे है तो ही रखना है लास्ट 3 साल में। और आप अदर फॉर्मेट ऑफ बिजनेस में हो, जैसे पार्टनरशिप में हो या कंपनी में हो या अदर फॉर्मेट में हो, तो आपका सेल लास्ट 3 साल में 10 लाख के ऊपर गया है या आपका इनकम
1.20 लाख के आगे गया है, यहाँ पे लाख नहीं लिखा है, 1.20 लाख के आगे गया है इनकम, तो ही आपको मैंडेटरीली रिकॉर्ड रखने हैं, अदरवाइज इट इज ऑप्शनल। तो ये इनकम टैक्स एक्ट बोलता है, एक्ट कुछ भी बोलने दो, आपको आपके रिकॉर्ड्स रखने हैं, बिकॉज इट इज ऑलवेज गुड फॉर यू टू नो व्हाट यू आर अर्निंग, व्हाट यू आर स्पेंडिंग, वेयर यू आर हेडिंग टूवर्ड्स। इनकम टैक्स एक्ट में और एक बहुत बढ़िया प्रोविजन है जो आप हमेशा यूज करनी चाहिए। अप टू 2 करोड़ ऑफ टर्नओवर, आप 2 करोड़ तक सेल करते हो और 8% प्रॉफिट दिखाते हो, तो आपको कोई भी रिकॉर्ड्स रखने नहीं है, आपको सिर्फ सेल्स का डिटेल रखना है और बैंक के डिटेल्स रखने हैं, बाकी आपको कुछ भी रिकॉर्ड्स नहीं रखने हैं। सो दैट इज एज सिंपल एज दैट। और उसमें और एक अच्छा ऑप्शन दिया है टैक्स सेविंग, कि समझो आपके सब ट्रांजैक्शन ऑनलाइन है, बाय अदरवाइज देन बाय कैश है, मतलब बहुत सारे अदर मोड्स है, ऑनलाइन कार्ड पेमेंट होता है या भीम पेमेंट होता है, और ये सब अदरवाइज कैश से हो रहा है, तो आप सिर्फ 6% प्रॉफिट दिखा सकते हो और आप कुछ भी रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप समझो 50 लाख का टर्नओवर करते हो पहले साल में, तो आपको सिर्फ 50 लाख के ऊपर 6% प्रॉफिट ऑफर करना है और आप उसमें से छूट सकते हो, तो रिकॉर्ड्स कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा इनकम टैक्स एक्ट बोलता है। पर चलिए देखते हैं जीएसटी एक्ट क्या बोलता है। जीएसटी एक्ट ऐसे बोलता है कि हर एक रजिस्टर्ड बंदे को हर एक रिकॉर्ड रखना है। मतलब आपने समझो रजिस्ट्रेशन ले लिया है अंडर जीएसटी एक्ट, भले इनकम टैक्स बोलता है कि अप टू 2 करोड़ आपको कुछ नहीं रखना है, बट गुड्स एंड सर्विस एक्ट बोलता है कि आपको सब रिकॉर्ड रखने हैं जो हमने पहले देखे हैं, लेजर्स, डे बुक, कैश बुक, अकाउंट बुक्स, उसके साथ आपको स्टॉक रिकॉर्ड भी रखने हैं। इनकम टैक्स एक्ट में स्टॉक रिकॉर्ड का मैंडेशन नहीं है, बट जीएसटी एक्ट बोलता है कि आपको स्टॉक रिकॉर्ड रखने हैं। समझो आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में हो, if you are manufacturing something, then you have to keep the record of production also, what raw material you have used and everything. So you should have a proper accounting system, you should have a software which shows all this. Then if you are having a company format, then you have to keep all these records which are already set by GST Act or Income Tax Act, and besides that you have to keep cash flow also. This is good habit to have a cash flow statement. It is not mandatory for every company, only certain companies. You should keep record of assets and liabilities. Uh, you should keep record of deeds, vouchers, all the minute books and registers. Your company secretary will take care of all these things. But these are the mandatory records. So मोटा मोटा इसमें से आपको क्या समझ में आया कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखने ये मैंडेटरी जीएसटी एक्ट और कंपनीज एक्ट के नीचे है। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि 2 करोड़ के ऊपर जाता है और आप 2 करोड़ के नीचे रहेंगे और आपका कोई सर्टेन प्रॉफिट परसेंटेज 6 और 8% दिखाते हैं, तो आपको रखने की जरूरत नहीं है। बट वी विल ऑलवेज सजेस्ट दैट यू मस्ट हैव रोबस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, robust record keeping system, because that is the only thing which is going to tell you where you are heading towards in your business. Besides that, we suggest that clients should have the costing records also. आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो या जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो या जो भी सर्विस दे रहे हो, तो उसका बेसिक कॉस्टिंग क्या है, आपके कंपनी को कुल मिला के उसका क्या खर्चा आ रहा है। ये कॉस्ट रिकॉर्ड आप जब बनाते हो तब आप समझेगा आपको कि आपने जो प्रोडक्ट प्राइसिंग किया है, जो कॉम्पिटिटर्स का प्राइसिंग है, उसमें आप कहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर सकते हो। तो ये सब रिकॉर्ड के साथ भी आप कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी बनाने चालू कर दीजिए। बिसाइड्स ऑल दिस रिकॉर्ड, यू शुड कीप founders agreement, employee contracts, non-disclosure, all the agreements you should keep in a separate master file, and the same should be with all the founders. रिकॉर्ड कीपिंग आप मैनुअल भी रख सकते हो, आजकल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखने एब्सोल्युटली अलाउड है। इट कुड बी ऑन अ डेस्कटॉप बेस्ड कंप्यूटर और इट कुड बी ऑन अ क्लाउड सिस्टम। सो ये सब चीज़ें करने के लिए आपको एक बढ़िया सा सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है। तो आपके दिमाग में आता है कि मैं सॉफ्टवेयर कैसे लूँ, कौन सा लूँ, कोई भी सॉफ्टवेयर में लूँ और बाद में मुझे वो यूज़ करने के लिए डिफ़िकल्ट हो जाए तो क्या करूँ। वी डोंट प्रमोट एनी सॉफ्टवेयर, बट वाइल सिलेक्टिंग सॉफ्टवेयर आपको देखना है कि वो सिंपल होना चाहिए, वो आपको भी समझना चाहिए, उसमें से अच्छे से रिपोर्ट्स निकलने चाहिए। वो रिपोर्ट्स जो है वो जो कंप्लायंसेस करने के लिए अंडर जीएसटी एक्ट, अंडर इनकम टैक्स एक्ट,
सब कंप्लायंसेस करने के लिए वो सॉफ्टवेयर में से रिपोर्ट्स निकलने चाहिए। आपने कोई तो लोकल सॉफ्टवेयर ले लिया और टैक्स लॉज अमेंड हो गए और आप वो रिपोर्ट नहीं निकल रहे उसमें से, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कंप्लाई विद द टैक्स लॉज। देन आजकल क्लाउड इज द अगेन बजवर्ड आप बोल सकते हो, क्लाउड में ही सब डेटा स्टोर होता है। नो वन वांट टू हैव अ ऑफलाइन सॉफ्टवेयर, बट आप देख लीजिए कि फीचर्स क्या है। एक्सेसिबिलिटी जो है वो अच्छा फीचर है, बट उससे आप डिफिकल्टी में आ रहे हो बिकॉज ऑफ सम अदर इश्यूज। तो आप चॉइस करिए कि आपको ऑफलाइन अच्छा सॉफ्टवेयर है या क्लाउड अच्छा सॉफ्टवेयर है। इफ यू आर गोइंग विथ मल्टीपल लोकेशन ब्रांचेस in your startup, then it is always suggested that your software must be online or cloud based. Scalability is again one of the feature. समझो आपने कोई सॉफ्टवेयर ले लिया और वो आपके एक्सपांशन प्लान के साथ बढ़ नहीं रहा है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू शफल फ्रॉम वन सॉफ्टवेयर टू अनदर सॉफ्टवेयर। तो वो आप समझिए। कॉस्ट देखिए आप इनिशियली उसका कॉस्ट क्या आ रहा है, हर साल रिन्यूअल कितना फीस ले रहा है, वेदर इट इज़ अफोर्डेबल एट करंट मोमेंट व्हेन यू स्टार्ट योर स्टार्टअप। ये सब आप समझिए और उसके बाद सॉफ्टवेयर लीजिए। सेल्स सपोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। माल कोई भी बेच देता है, बट सपोर्ट जो देता है वही विनर होता है। ये सेम प्रिंसिपल आपके स्टार्टअप में भी एप्लीकेबल होता है। सपोर्ट एंड पोस्ट सेल सर्विस जो है वो आपको बहुत आगे लेके जाती है आपके बिजनेस में। तो सॉफ्टवेयर भी देखिए, उसका रिव्यूज़ पढ़िए कि वेदर दे आर गुड इन द कस्टमर सर्विस रिजोल्यूशन एंड देन कंटिन्यूटी। बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में आते हैं, बहुत सारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं, वो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, बट बाद में 1 साल 2 साल के बाद वो प्लान चेंज कर देते हैं एंड दे स्क्रैप दैट सॉफ्टवेयर। So you see that you are not selecting such software and troubling your entity, because बाद में shuffling and shifting from one software to another software could be of a real trouble for us. So with yes, how much time to preserve, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि कितने साल रिकॉर्ड रखने हैं। तो जीएसटी इनकम टैक्स बोलते हैं कि 6 साल, कंपनीज एक्ट बोलता है 8 साल, तो हम 8 साल रखने चाहिए रिकॉर्ड्स। ये मैंडेटरी है आपको प्रिजर्व करने एट अ सिक्योर्ड प्लेस, जहाँ पे वो फायर फ्लडिंग इससे अफेक्ट ना हो जाए। यू डोंट हैव एक्सक्यूज टू से कि भाई पानी आ गया और वो रिकॉर्ड निकल गए या फायर में वो जल गए। तो आपकी अकाउंटिंग सिस्टम, आपके रिकॉर्ड्स जो है वो आपको बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व करने हैं, बिकॉज बाद में जब टैक्सेशन के कंप्लायंसेस आते हैं तो ये रिकॉर्ड्स रखने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, ये प्रेजेंट करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। वी हैव सीन people paying lakhs and lakhs of taxes and interest because of non-submission of important records, and penalties also followed because of that. So you ensure that you are keeping all your records, you are preserving it properly for future use. Now we are coming to our important topic, third topic, that fourth topic, that is banking and finance. Now when you say that I have started my business, the first thing which comes to your mind is to open a bank account. And when we start our business, we open our bank, the second thing which comes to our mind is I want finance. No business can run without finance. So let's see what, how to choose a right bank for your business, what criteria you should look into, and which finance options, funding options are available in market. So first, you have to choose a right bank. जो दिखता है वो बिकता है, जैसे आपका प्रोडक्ट है वैसे ही आपको सही बैंक चूज करनी है, बिकॉज इन फ्यूचर आपकी जो बैंक है वो आपको हर टाइप से सपोर्ट देने वाली है। सी मेरे पास में है इसलिए वो बैंक चूज करना इज नॉट अ राइट अप्रोच। इट शुड बी सर्विस ओरिएंटेड, इट शुड बी प्रोफेशनल इन द वे दे आर treating their customers and they are providing service to their customer. It must be having the online features, guys. A lot of people select some banks, cooperative path sanstha and all, um, I don't know how entrepreneurs look at it, but you should have a modern bank which are having all the features. When you go for cloud accounting or when your funds are coming from your receipts are coming from your customers online, you must have a bank which is having an online feature. You can sit in your office comfortably and should be able to do your transactions. A branch which is having absolute good network across India and with lowest transaction charges, which can fulfill your future funding needs.
such bank you should choose. Now, what type of bank account? Now, people are having doubts whether I should open a saving account or current account. सी सेविंग अकाउंट जनरली कौन खोलता है? तो सैलरीड पर्सन है या कोई इंडिविजुअल है, वो अपना सेविंग किया हुआ पैसा, जो द नेम सजेस्ट, सेविंग किया हुआ पैसा वहाँ पे रखते हैं। उसको बहुत लिमिटेड ट्रांजैक्शन अलाउड रहते हैं। तो आप बिजनेस करने के लिए सेविंग अकाउंट कभी ओपन नहीं करना चाहिए। आप बिजनेस के लिए कंपलसरीली करंट अकाउंट ही ओपन करना चाहिए। अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस रहते हैं, अच्छे से उसको सर्विस मिलती है। जब बहुत सारा पैसा आपके अकाउंट में आएगा और वो आइडल पड़ा रहेगा, तो और एक ऑप्शन है कि स्वैप एफडी नाम का अकाउंट रहता है, कि जिसमें से एक्स्ट्रा पड़ा हुआ पैसा जो है वो एफडी बन जाती है और आपको उसका इंटरेस्ट भी आ जाता है। देखिए, आज के दिन में अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पैसा जो भी है उसको कंटिन्यूसली इनकम आते रहना चाहिए। तो यू कैन ऑलवेज आस्क योर बैंकर, can I get the swap FD account? So these are the type of accounts. Now we are moving towards funding. So finance के क्या क्या options है? बहुत बार the entrepreneurs are having doubt, should I get a term loan or should I get a CC? So there are two basic differences. Loans are for purchasing a asset. आप कोई एसेट बाय कर रहे हो, आप कुछ मशीन बाय कर रहे हो, आप कुछ computers and software buy कर रहे हो. These are asset for your business. You are not going to sell that. To buy those assets, you should have a term loan from the bank. And when you want to fund your working capital limits, आपको स्टॉक लेना है, आपको उधारी में माल बेचना है, उसके लिए डेटर्स क्रिएट होने वाले हैं. To fund those needs of purchasing a stock after you start your business, cash credit limits are used. So there is a basic fundamental difference between term loan and cash credit. आपको मशीन लेने के लिए सीसी नहीं लेनी चाहिए, अदरवाइज विल बी इन अ ट्रबल. तो वो देखिए. देन मेनी बैंक्स ऑफर गुड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज. आपको इमीडिएटली फंडिंग नहीं चाहिए तो आप ओडी भी ले सकते हो. लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी इज वेरी गुड ऑप्शन. बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में ये मिलता है. आप आपकी कोई भी प्रॉपर्टी कोलैटरल करके दो तो उसका 50, 60, 70%, 60% तक आपको लोन मिल जाता है, और वो लोन जो है उससे आप कोई एसेट बाय कर सकते हो. देन एक्सपोर्ट आप करने वाले हो तो बहुत सारे अदर ऑप्शन रहते हैं. याद रखिएगा कि एक्सपोर्ट के लिए आपको ये पहले वाले कुछ ऑप्शन यूज़ नहीं करने हैं, उससे स्पेसिफिक जो भी पैकिंग क्रेडिट वगैरह रहते हैं वही आपको यूज़ करने हैं. बैंक के छोड़ के अदर फंड रेजिंग फॉर्मेट्स रहते हैं फॉर स्टार्टअप्स. तो आप समझो कोई फॉर्मेट बिजनेस चालू कर रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? बूट स्ट्रैप, मतलब आपका खुद का पैसा जो भी आपने आपकी जमा पूंजी बनाई रहेगी वो आप यूज़ करिए. दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल. बट जब आप छोटे स्केल पे चालू करते हो तो ये बूट स्ट्रैप काम में आता है. बट जब आपकी रिक्वायरमेंट बड़ी है तो आपको आपके फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव के पास से पैसा लेना पड़ता है. याद रखिएगा, लोन लेते वक्त आपके टर्म्स डिसाइड कर लीजिए. आप कब पे करने वाले हो, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से पे करने वाले हो. आपकी कमिटमेंट जो है वो बहुत मायने रखती है. तो ये सब चीज़ सोच समझ के आपको लोन लेने हैं. Then there are lot of companies, microfinance companies, NBFCs are there who are ready to fund you. In both these cases, microfinance, NBFC, they are much faster in providing the finance than the banks. But the rate of interest are generally more in these two cases. So think of it, it should not be very high, because interest cost, the cost of interest can always make your product uncompetitive. तो फाइनेंस आप लेते वक्त बहुत सोच समझ के लीजिएगा. Then you can find some angel investors. Angel investors are there who are always ready to fund the startups. But now these angel investors or crowdfunding or venture capital, all these people will fund your product only when you are having a fantastic product, you are having a fantastic team, and there is a promising future in product. And the most important, as I said earlier, you are having a proper, thoroughly kept accounts, which they can rely on. Because whenever these people do the due diligence, in the first step only, if your accounts are not properly kept,
then it creates a lot very bad impression, and hence you should give importance, as I said earlier, to the account writing. So these are the funding options. Now let's see what are the government schemes. So many of the times people ask me कि गवर्नमेंट से सस्ता फाइनेंस मिलता है क्या? तो इट इज़ नॉट अ सस्ता फाइनेंस, बट इट इज़ अ फाइनेंस टू द नीडी, जहाँ पे कोलैटरल फ्री लोन मिलता है। जो मुद्रा लोन कैटेगरी है, इट इज़ अ स्कीम फॉर एंटरप्रेन्योर्स, बडिंग स्टार्टअप्स, वेयर इन लोन अप टू 10 लाख इज गिवन टू द नीडी पीपल। बट समझ लीजिए कि लोन और सीसी में फ़र्क है। आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको लोन लेना है up to 10 lakh. They provide a loan, but for that you have to present them all the documents. No collateral is required. Then there is a scheme called CGT MSE, जहाँ पे 2 करोड़ तक नेशनलाइज बैंक्स आपको कोलेटरल फ्री लोन देते हैं। आपको कोई भी सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। बट bear in mind, it is not as simple as it is said in the scheme. Bankers have their own limitations. They look at people, they look at product, they look at prospect, and then only they give the collateral free loans. Then there are a lot of subsidies. Subsidies means what? So if you are investing in some project, suppose 50 lakh rupees, then government is ready to subsidize. They are ready to pay you back certain amount. That is called subsidies. So take help of good expert, and then ensure that you are getting all the subsidies from government, various schemes. I have my presentation on my YouTube channel which talks about all the subsidies for the MSMEs and for the startups. For that you can get all the information on these 3 important portals. आप लिख लीजिए, MSME portal जो है, then Champions portal है, and then it is a marketplace called GEM, GEM. So these are the 3 important sites where you can get all the important details. And we are coming to the last leg of our presentation कि आपने सब चालू कर दिया, आपने बिजनेस चालू कर दिया, आपने अकाउंटिंग चालू कर दिया, बैंक चालू कर दी, लोन ले लिया और अच्छे से आप बिजनेस कर रहे हो, बट एक चीज सर्टन है कि आपको कंप्लायंसेस करना है अंडर ऑल द डिफरेंट लॉज, वॉट एवर लॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी बेसिक लॉज। ये छोड़ के भी जो लाइसेंसेस और लॉज है आपको फॉलो करने हैं। A famous quote is there, in life 2 things are certain, death and taxes. मतलब टैक्स से आप छूट ही नहीं सकोगे, तो इट इज़ ऑलवेज गुड दैट यू कंप्लाई विद द लॉ वेर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। तो इनकम टैक्स एक्ट अपन पहले देखते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में आपको फाइनेंशियल्स बनाने हैं, उसको उससे रिलेटेड आपको टैक्सेस भरने हैं, वेदर इट इज़ एडवांस टैक्स और वेदर इट इज़ टैक्स जो आप आपका रिटर्न फाइल करते वक्त करते हो। ये सब कंप्लायंसेस ऑन टाइम करनी बहुत ज़रूरी है। 2 चीज़ें कंप्लायंसेस में रहती है, एक ऑन टाइम एंड दूसरा है एक्यूरेट। तो आप समय पे नहीं करोगे तो आपको लेट फीस है, इंटरेस्ट है, पेनल्टीज हैं, और आप एक्यूरेट नहीं करते हो तो भी आपको बाद में जाके जो लाइबिलिटी आएगी उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टीज। तो कोई भी कंप्लायंसेस हो अंडर इनकम टैक्स, अंडर जीएसटी, आपको कंप्लायंसेस जो है वो एक्यूरेट करने हैं और टाइम पे करने हैं। तो आप फाइनेंशियल्स बना लो, उससे रिलेटेड आप टैक्स भर दो, सालाना आप आपके आईटी रिटर्न्स जा रहे हैं कि नहीं चेक करिए, आपका टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर है तो आप टैक्स ऑडिट करवा लो। अभी ये लिमिट भी बढ़ गया है, आप समझो 95% ऑफ योर ट्रांजैक्शन आर इन ऑनलाइन मोड और बैंकिंग मोड, तो आपको ऑडिट का लिमिट 5 करोड़ कर दिया है। तो आप देखिए ऑडिट भी करवा रहे हैं आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास से। देन टीडीएस रिटर्न्स है, टीसीएस रिटर्न्स है, वो आपको भरने पड़ते हैं। आपको हर महीना टीडीएस और टीसीएस गवर्नमेंट को देना पड़ता है, और वो रिटर्न्स भी भरने पड़ते हैं 3 महीने में एक बार। जो भी गवर्नमेंट के नोटिस आते हैं उनको आपको टाइमली रिप्लाई करना पड़ता है। तो आप ध्यान में रखिए कि ये सब कंप्लायंसेस इनकम टैक्स एक्ट के नीचे करने हैं। वेदर इट इज़ जीएसटी, वेदर इट इज़ इनकम टैक्स और वेदर इट इज़ एनी अदर लॉ, आपको जानना है कि ये नोटिस आजकल जो आते हैं वो ऑनलाइन आते हैं, पोर्टल पे रहते हैं, बहुत बार वो आपको फिजिकली मिलेंगे नहीं। तो ये सब साइट्स के आईडी और पासवर्ड आप आपके पास भी रखिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि वो सीए के पास ही रहेगा, वो आपके पास नहीं आएगा। आप ले लीजिए और आप टाइम टू टाइम चेक करिए कि कोई नोटिस तो आपके नाम पे नहीं चढ़ गया है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो आपको भेजेंगे ही,
और आप देखिए कि वो नोटिस को आप टाइम टू टाइम रिप्लाई कर रहे हैं। सो अंडर जीएसटी ऑल्सो बहुत जरूरी है कि हर महीना आपको टैक्स पेमेंट करना है, हर महीने में या क्वार्टर में आपको जीएसटी के रिटर्न्स भरने हैं। नोटिसेस आते हैं तो उसको टाइम टू टाइम कंप्लाई करने हैं। अंडर कंपनीज एक्ट भी आपको काफ़ी कुछ कंप्लायंसेस है, एनुअल फाइलिंग्स है, अलग अलग एनुअल फाइलिंग्स छोड़ के भी अलग फाइलिंग्स आते हैं, केवाईसी करने पड़ते हैं, लोन से रिलेटेड चार्ज आपको अपलोड करने पड़ते हैं। तो ये सब कंप्लायंसेस आपको करने हैं। आपको डायरेक्टर की बोर्ड मीटिंग भी करनी पड़ती है, एनुअल जनरल मीटिंग भी करनी पड़ती है। तो ये सब कंप्लायंसेस आपको अलग अलग एक्ट के नीचे करने पड़ते हैं। ये हमने बहुत ही बेसिक एक्ट का आज जानने का ट्राई किया है। डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस, आप फूड इंडस्ट्री में हो, आप फैक्ट्री में हो, आपको पीएफ ईएसआईसी के प्रोविजंस एप्लीकेबल है, तो हर एक एक्ट के नीचे आपको अलग अलग कंप्लायंसेस कंपलसरी करने हैं। तो वो आप टाइम पे करो, तो यू विल बी सेव्ड फ्रॉम draconian provisions of fees, interest, penalties. Because nowadays they are very on a very higher side. 18 to 24% of interest is charged by various acts, and late fees are substantial. You file late returns of Companies Act, the penalties and late fees runs into thousands and lakhs of rupees. So you comply on time. And now with this, we are coming to an end. We have covered all 5 important topics which were related to form of business, then licenses, then banks, then taxes, and then compliances. So with this, we have covered everything which is basically required for an entrepreneur or startup to start the business. Before we close or before we end today's session, uh, I would like to share some tax mantras. These are very basic mantras, but don't forget ever in your journey as an entrepreneur. Always do people, always do genuine business, because there is no shortcut to success as everyone says. तो हमें बिजनेस करते वक्त जो भी है वो अच्छे से करना है. We will never evade the taxes. We'll always plan the taxes. There is a difference between planning and evading. Evading has serious consequences. Mind it, we have seen lot of big business houses fail because of the frauds and the mischief with tax authorities. So do genuine business. Always have a thought in mind that I'm going to do the business for my growth, not for evading taxes. Always deal with genuine people. Nowadays, it is very important that you are doing business with genuine people. Otherwise, you will have trouble in making, paying taxes because of fraud people. And we have seen under Income Tax Act, under GST Act, people paying huge taxes penalties for buying from fake people just because it is getting a cheaper. आप जो भी कमोडिटी में डील करते हो वो सस्ता मिल जाएगा, बट वो बायर भाग जाएगा और पूरा लायबिलिटी आपके ऊपर आएगा. सो ऑलवेज रिमेंबर, जब आप ये बिजनेस चालू करोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस सेकंड प्रिंसिपल इज. Then always maintain records. Time and again I am keeping stress on that important thing. Do regularly accounting. All big businesses you must have seen, they are doing absolutely regular accounting. All big business houses, they will close their accounts by 30th of April or 31st of May. So in a month time, so many big businesses are closing their accounts. Why? Because they are doing regular accounting. That is a main success mantra for your business. And do not take compliance for granted. Always do all your tax compliances on time, whether it is income tax, GST, Reserve Bank of India, or corporate law, or any other law which is applicable to you. You must comply. You can't say ki, I am not aware of the things. So ignorance of law is now not a bliss. So you hire a good chartered accountant firm who is partner in your growth. Always take care that you are doing, you are meeting right people, you are having your right team with you whenever you do any the business, or whenever you are running your startup. So these are
A lot of other things are there you can learn from my YouTube channel. But these are the basic tax mantras which I always tell to my startup clients. So with this, I come to an end. I will close today's session with a quote by Cobb Kshetra. There are 5 ups of life for a startup. Buckle up, startup, keep it up, never give up, and cheer up. So with this, I end my session. I am thankful to Extra Value Card for such a wonderful opportunity to interact with budding entrepreneurs and startups. I am available on all these online portals. You can like me on Facebook. You can follow me on Twitter for all the tax updates. I am a regular YouTuber on my channel, that is CA Chetan Oswal, and you can visit my upcoming site, CA Chetan Oswal. So thank you very much, Extra Value Card, for this opportunity, and thank you all my viewers for listening patiently this session. Thank you so much. Signing off, CA Chetan Oswal.